हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, खेलते कूदते रहिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस बिग पुश थ्योरी। रोडेंस की जो बिग पुश थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसमें आज सेकंड इंडिविजुअलिटीज ऑफ डिमांड है और इसको ऊपर डिस्कस करते हैं आज। इंडिविजुअलिटीज ऑफ डिमांड, जो सेकंड इंडिविजुअलिटी थी, उससे पहले अपना प्रोडक्शन फंक्शन की जो इंडिविजुअलिटीज थी उसके ऊपर डिस्कस कर लिया था इस पहले वाले पार्ट में। तो अब बात करते हैं अपन इंडिविजुअलिटीज ऑफ डिमांड। The complementarily with respect to demand required that UDC should establish such industries which would support each other. To make investment in one project may be risky because in UDC the demand for goods and services is limited due to lower incomes. In other words, the individualities of demand require that at least a certain amount of investment be made in so many industries which could mutually support each other. As a result, the size of market will be extended in UDC, or the problem of limited market will come to be end in UDC. जो इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड थी, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड को रिक्वायर करने के लिए रेस्पेक्ट रिक्वायर दैट UDC शुड एस्टेब्लिश सच इंडस्ट्रीज। डिमांड अगर हमें मार्केट की डिमांड में रेस्पेक्ट कि अगर पूरा कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड को पूरा करने के लिए UDC जो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करने की ज़रूरत है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है अपने पास। टू मेक इन्वेस्टमेंट इन वन प्रोजेक्ट में भी रिस्की, क्योंकि एक कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। इन UDC द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज़ लिमिटेड ड्यू टू लोअर इनकम्स, क्योंकि एक परियोजना में जो अपन प्रोजेक्ट में निवेश करना जोखिम रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो UDC में होती है वो कम आय होने के कारण वस्तुओं गुड्स और सर्विसेज की क्या होती है, डिमांड कम होती है। And in other words, the individualities of demand require that at least a certain amount of investment can be made in so many industries which could mutually support each other. तो हमें कुछ ऐसे, क्योंकि अगर अदर वर्ड्स की बात करें तो जो मांग है, डिमांड है अपनी, जो डिमांड इंडिविजुअलिटीज ऑफ डिमांड है वो रिक्वायर करती है कि एटलीस्ट कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बी मेड इन सो मैनी इंडस्ट्रीज। तो कुछ एक निश्चित अमाउंट होता है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में, विच कुड म्यूचुअली सपोर्ट ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट कर सके। और इसके रिजल्ट के रूप में द साइज ऑफ मार्केट विल बी एक्सटेंडेड इन UDC। तो इससे क्या, जो UDC का जो मार्केट होगा वो जो इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड मार्केट विल कम टू एंड इन UDC। और UDC में जो छोटे मार्केट की जो प्रॉब्लम, लिमिटेड मार्केट की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ शोन विद फिगर। अब ये जो बात है वो अपने कुछ जो फिगर में शो की गई, देखो डायग्राम देखिए, अपन फिगर की बात करें, D1 है, MR4 है, MR1 है, D4 है, MC AC, P है, Q है, O है, P4 है, P1, इस तरीके से E1 है, E है, S है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसमें आप जब ई नोट्स देखेंगे, हेयर D1 एंड MR1, D1 और MR1 आर द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। जो D1 है वो AR है, एवरेज रेवेन्यू कह सकते हैं उसको, और MR को कहेंगे अपन मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द सिंगल फर्म। जब कोई एक सिंगल फर्म में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, द फर्म स्केल दिस फर्म सेल्स OQ1 क्वांटिटीज एंड चार्ज OP1 प्राइस। तो जब MR और AR D1 की बात करें अपन, तो इस प्राइस पर
इस पर क्या जो OQ है उस क्वांटिटी सेल हो रही है P1 प्राइस पर। हेयर इज ए फेसियज लॉसेज इक्वल टू P1, तो P1 पे कुछ लॉसेज होंगी क्योंकि ऊपर के जो अपन जो वो है प्रॉफिट वो रह रहा है। बट इफ़ इन्वेस्टमेंट इज मेड इज सो मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट विल बी एक्सटेंड इन दिस वे द डिमांड विल इंक्रीज एज सोन बाय D4। अगर डिमांड हमारी D4 पर पहुंच जाती है एंड corresponding marginal revenue curve is MR4. Now the equilibrium takes place at E where OQ4 quantity is produced and OPV price is charged. जैसे MR जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट किया अपन ने तो डिमांड को इंक्रीज करेगा वो, तो MR कर्व और MR1 और D1 शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ, MR4 और D4 इसमें डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और हम OQ4 प्राइस पर वो क्वांटिटी बेचेंगे P4V पॉइंट पर, ठीक है। नाउ द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस, इक्विलिब्रियम होगा E पॉइंट पर हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट द इंडस्ट्रीज एज हैविंग प्रॉफिट इक्वल टू P4RST। ये पूरा का पूरा जो है देखो P4 से लेके R S और T ये 4 पॉइंट हैं। इन पॉइंट पे जो प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा प्रॉफिट इंडस्ट्रीज़ को होगा। इट्स मीन दैट द ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इज सो मैनी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट द लॉसेज इनटू प्रॉफिट। जो लॉसेज हो रहे थे इससे पहले, तो अगर मार्केट को एक्सटेंड कर रहे हैं अपन और इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसमें हमारे जो लॉसेज चल रहे होते हैं उनको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअलिटी और डिमांड की बात की। अपन अब बात करते हैं इंडिविजुअलिटीज इन सप्लाई ऑफ सेविंग। द सप्लाई ऑफ सेविंग ऑल्सो सर्व्स एज इंडिविजुअलिटीज, ठीक है। ए स्पेसिफिक अमाउंट और इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेविंग। जो इन्वेस्टमेंट होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट का, वो स्पेसिफिक सेविंग में ही होगा। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे कंजप्शन बढ़ गए तो हमारी सेविंग ही नहीं रहेगी, सेविंग नहीं रहेगी तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर साथ साथ में सेविंग भी इंक्रीज होती है। बट इन केस ऑफ UDC बिकॉज ऑफ लोअर इनकम ऑफ सेविंग रिमेन लो। तो UDC मीन्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इनकम वहाँ ऑलरेडी पहले से ही कम रहती है तो सेविंग वेरी लो रहती है। देयरफॉर व्हेन incomes increase due to increase in investment the MPS must be greater than APS। तो अपने जो इन्वेस्टमेंट होता है इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जो MPS होता है वो APS की तुलना में ग्रेटर होता है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। इन द presence of these individualities and non-existence of external economics only a big push and can take the economy out of doldrums of poverty. It means a specific amount of investment is necessary to remove the obstacles in the way of economic development। जो हमारे रिमूव्स हो जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो बंद हो चुके हैं वो बंद हो रिमूव हो जाएंगे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में से। और जो इंडिविजुअलिटीज़ और जो ये सारे अपने इनकम बढ़ने पर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उससे सेविंग भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ने पर सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ने पर अपने इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इस तरीके से जो ऑब्स्टेकल्स होंगे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो सारे रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, अननेसेसरी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके थ्रू। वंस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एन इंडिविजुअल इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ बिग पुश इज अंडर वे, इट इज equal course would tend to follow simultaneously 3 seeds of balance growth relations। 3 चीज़ है वो देखो क्या बैलेंस ग्रोथ रिलेशन को कैसे बैलेंस करती है। देयर आर फर्स्ट ए बैलेंस बिटवीन द सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड द डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। 3 जो बैलेंस बताए हैं ग्रोथ रिलेशंस के लिए, साइमल्टेनियसली जो ग्रोथ रिलेशन होता है उसमें 3 बैलेंस होने ज़रूरी है। पहला कौन सा है, SOC सोशल ओवरहेड कैपिटल, और जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन दोनों में आपस में रिलेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इन द कंज्यूमर कैपिटल गुड सेक्टर
Second valence is a vertical valence between capital goods and consumer goods, including the intermediate goods. जो कैपिटल गुड्स है और कंज्यूमर गुड्स और आल्सो इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स, इन तीनों में भी वर्टिकल बैलेंस मीन्स लंबवत बैलेंस होना चाहिए. लास्टली there should be the horizontal balance between various consumer goods industries due to complementary nature of expanding consumer demand. कंज्यूमर डिमांड को एक्सपेंड करने के लिए जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है कंज्यूमर डिमांड को एक्सपेंडिंग का, वो उसमें बिटवीन अपने बैलेंस किस में होना चाहिए, वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ और जो एक्सपेंडिंग कंज्यूमर डिमांड और उसके बीच में जो है हॉरिजॉन्टली बैलेंस होना चाहिए. 3 बैलेंस की बात की हमने इसमें बिग पुश थ्योरी में. अब बात करूँ मैं द नीड फॉर बैलेंस ग्रोथ ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग. तो बैलेंस की क्या ज़रूरत है हमें सेंट्रलाइज ग्रोनिंग प्लानिंग में, इसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग में ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरत है बैलेंस की. फर्स्ट, द म्यूचुअल बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल economies for the industrialization cannot be included the cost calculation of entrepreneurs to the fullest possible extent without resources to some sort of centralized balanced growth planning. This is because of a number of reasons. First, due to imperfection in market, the free market price system does not adequately give proper signal to the private investor for the future possibilities of expansion in complementary industries. क्योंकि जो अपने जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कैलकुलेशन की जाती है, जो कैलकुलेशन होती है वो उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन होती है एंटरप्रेन्योर्स की, तो वो इंक्लूड नहीं होती है अपने एक्सटर्नल इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में. जो होती है म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं उसमें इंक्लूड नहीं होती है. विदाउट रिसोर्सेज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज बैलेंस ग्रोथ प्लानिंग. दिस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स. कुछ रीजन्स है देखो. फर्स्ट, ड्यू टू इन द परफेक्शन इन द मार्केट में इनपरफेक्शन होने की वजह से इन द फ्री मार्केट प्राइस सिस्टम होने की वजह से एडुकेटली प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फर्दर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के एक्सपेंशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ में फ्री मार्केट प्राइस सिस्टम होने की वजह से, इम्परफेक्शन ऑफ मार्केट होने की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिल पाते इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सेकेंड, इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू द imperfection of knowledge and risk, the region of the private entrepreneurs to any given price signal quite imperfect and unsatisfactory. कोई भी प्राइस सिग्नल मिलता है तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अनसेटिस्फैक्ट्री होता है वो. दस ड्यू टू द फेलियर टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ द फुलेस्ट एक्सटेंट. तो एक्सटर्नल इकोनॉमी से फुल एक्सटेंट जो फेलियर हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट विच मे बी प्रॉफिटेबल इन टर्म ऑफ सोशल मार्जिनल नेट प्रोडक्ट remain unprofitable in term of private marginal net product. प्राइवेट मार्जिनल नेट प्रोडक्ट के कंपेरिजन में सोशल मार्जिनल नेट प्रोडक्ट होता है अनप्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते. वो थोड़े बहुत भी मिलते हैं तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री सिग्नल्स होते हैं. In this view, therefore, there is a need for an integrated investment scheme to be carried out in complementary industries. The best way to do that would be carry out the investment program under the direction of some centralized planning authority. तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है डायरेक्ट सेंट्रलाइज प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर में डायरेक्शन में, तो प्रोग्राम इस तरीके होना चाहिए कि एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स इन ए डेवलपिंग कंट्री कैन नॉट होप टू हैव all the necessary data which the central planning authority can be drawn upon. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट जो स्कीम होती है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है. साथ में कुछ एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो होता है उसको भी अपने इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम पूरा करना होगा. तो पूरे करने के लिए तो उन व्यक्ति इंडिविजुअल प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके आंकड़े इकट्ठे करके नहीं, और जो अपनी जो सेंट्रल जो प्लानिंग है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है
वो नेसेसरी डेटा होता है उसको उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें, ताकि जो नीड्स है बैलेंस की वो फुलफ़िल हो सके। क्योंकि ज़रूर इन्वेस्टमेंट पहला तो है, इन्वेस्टमेंट उसको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती, तो प्रॉपर जानकारी नहीं मिलने के कारण जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, और जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है किसी सोर्स से, तो वो थोड़ी बहुत जानकारी उसके लिए अनसेटिस्फैक्ट्री होती है। तो अनसेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन के वजह से जो इन्वेस्टर होता है वो अपने सेंट्रलाइज प्लानिंग ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हमारी जो तीन चीज़ें थी बैलेंस, इन तीनों में बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। द क्रैश प्रोग्राम ऑफ इन्वेस्टमेंट एनवाइज्ड वाई द बिग पुश थ्योरी कैन नॉट वाई इट्स वेरी नेचर एंड मेड जस्ट एट रैंडम। जो ये बिग पुश थ्योरी है उसमें उस सिद्धांत के द्वारा जो निवेश के क्रैश प्रोग्राम की जो प्रवृत्ति है उसको परिकल्पित किया गया है, मतलब उसको रैंडमली ही उस प्रोग्राम को एडवाइज किया गया है बिग पुश थ्योरी के द्वारा। इट हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन द वेरियस बैलेंसेज। तो ये कुछ कंसिडरेशन जो वेरियस बैलेंसेज होते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल बैलेंस, इनको कंसिडर करता है। ओनली देन कुड द अचीवमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटिंग कम्युनिकेटिव एंड हारमोनियस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इज पॉसिबल। तो इन बैलेंस की वर्टिकल और इक्विलिब्रियम कंडीशन में और हॉरिजॉन्टल जो बैलेंस की वजह से अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो हारमोनियस होगी, सेल्फ जनरेटिंग होगी, कम्युनिकेटिव होगी, और पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी जब ये बैलेंस बना के रखेंगे। हॉरिजॉन्टल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही अपनी जो इकोनॉमी हारमोनियस एंड कम्युनिकेटिव और सेल्फ जनरेटिंग ग्रोथ को अचीव कर पाएगी। फॉर दिस व्हाट इज नेसेसरी इज ए यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसके लिए क्या कुछ एक ज़रूरी चीज़ है कि जैसे यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ली जाए, एलोकेशन ऑफ कैपिटल, रिमार्क्स प्रोफेसर हेजिंग एंड जो एलोकेशन ऑफ कैपिटल था वो रिमार्क किया गया था प्रोफेसर हेगिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एस्टिमेशन ऑफ शॉर्ट रन रिटर्न्स ऑन वेरियस मार्जिनल इन्वेस्टमेंट in project is very process by which the underdeveloped countries got where they are। तो प्रोफेसर हैगिंग के द्वारा एलोकेशन ऑफ कैपिटल की जो कंडीशन थी वो शॉर्ट रन रिटर्न्स के वेरियस मार्जिनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बेस पर उन्होंने ये एलोकेशन ऑफ कैपिटल किए, और जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनकी जो प्रोसेस थी प्रोजेक्ट को वेरी प्रोसेस थी उसको इन्वेस्टमेंट को कर सके, ताकि और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा तो अपने जो तीन बैलेंस है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये बैलेंस हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। द बेसिक रीजन फॉर गवर्नमेंट एक्शन टू प्रमोट डेवलपमेंट इज दैट ईच ऑफ ए सेट ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मे सीम अनअट्रैक्टिव इन इटसेल्फ। अगर बेसिक रीजंस देखें गवर्नमेंट एक्शंस के प्रमोट डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है इंडिविजुअली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेट करने पड़ेंगे, मे बी सीम अनअट्रैक्टिव इन इटसेल्फ, और अनअट्रैक्ट नहीं दिखे इस वजह से हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंडिविजुअली सेट करना पड़ेगा, इतना होना चाहिए। फिर एज ए लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अंडरटेकन एज ए यूनिट में यील्ड सबस्टेंशियल इंक्रीज इन नेशनल इनकम। गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिक रीजन्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं इंडिविजुअल, लेकिन वो इतना अनअट्रैक्ट तो फिर भी वो अनअट्रैक्टिव होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रोफेसर रोसेनस्टीन रोडेन theory is essentially a theory of development and thus help us to examine the path towards development rather than restricting itself simply to the state of condition at the point of equilibrium। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में ये हेल्प करता है अपन जो रोडेन का जो सिद्धांत है, ये तो जो अपने जो एसेंशियल डेवलपमेंट होता है उसका जो सिद्धांत है, तो ये केवल संतुलन के बिंदु पर जो परिस्थितियों के अध्ययन तक सीमित रखने के बजाय हमें डेवलपमेंट के जो वे है उसको जांच करने में मदद करता है। द थ्योरी हाईलाइट द इनएफिशिएंसी ऑफ प्राइस सिस्टम ऑफ सिग्नली
द डिजायरेबल डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट. The theory highlights the inefficiency of price system of signaling the desirable direction for investment. तो desirable directions होते हैं इन्वेस्टमेंट की जो सिग्नलिंग के थ्रू, तो इनएफिशिएंसी होती है प्राइस सिस्टम की, उन पर हाईलाइट फोकस करता है. इट इज़ ए बिग पुश इन्वेस्टमेंट थ्रू ए सेंट्रलाइज प्लानिंग. तो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट को बिग पुश करता है. दैट कुड पुश द डेवलपिंग कंट्रीज, और जो कि पुश करता है हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज ऑन ए सेल्फ जनरेटिंग डेवलपमेंट प्रोसेस. तो इन्वेस्टमेंट को जो अपना जो ये रॉडन का जो बैलेंस थ्योरी थी, बिग पुश थ्योरी थी, इन्वेस्टमेंट को पुश करता है. तो अगर जब इन्वेस्टमेंट पुश होगा प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वेस्टमेंट, अगर स्पेशली इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपन पुश करेंगे. तो जब पुश करेंगे तो डेवलपमेंट पुश होगा, और डेवलपिंग कंट्रियों में जो साथ में इस तरीके से पुश करेगा कि वो डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलपमेंट प्रोसेस को भी सेल्फ जनरेटिंग कर सके और वो अपने आप को आगे रख सके. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच. इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एन्जॉय योर डे. थैंक यू.